नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नगमा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोले। कांग्रेस पार्टी पर इस दौरान उन्हें जमकर हमला बोला। हालांकि वो राष्ट्रपति के अभिवादन पर जवाब दे रहे थे, लेकिन हमला जो है वो ज्यादातर कांग्रेस पार्टी पर ही केंद्रित रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि बांटो और राज करो, ये कांग्रेस की नीति रही है और इसीलिए कांग्रेस आज टुकड़े टुकड़े गैंग का नेता बन चुका है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मान लिया है कि उसे अगले 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। कोरोना काल में कांग्रेस ने हद कर दी। एक बड़ा पाप किया जब मुंबई में मजदूरों को घर भेज दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आलोचना किसी भी लोकतंत्र की खास पहचान है, लेकिन अंध विरोध लोकतंत्र के अपमान की तरह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ा, लेकिन हम आज भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। किसानों और कोरोना के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर हमला करते रहे। पूछा कि इतने वर्ष तक सत्ता में रहने के बाद देश के लोग अब इन्हें लगातार खारिज क्यों कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात बता पहली लहर के दौरान मैंने देश जब पर्याप्त अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। सारी दुनिया में ये संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा। तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया। लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ, महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ, तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया। यानी क्या हो गया है आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और इसलिए मैं आज कहता हूं, आपको ध्यान में आए कि आप कहां खड़े हैं जी। और मैंने इतिहास बताया, 60 साल के लेकर 15 साल तक पूरा कालखंड, इतने राज्य, कोई आपको घुसने नहीं दे रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, कभी कभी मैं ये विशेष बहुत प्यार से कह रहा हूं, नाराज मत हो जाना। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। कोई ऐसा नहीं करता जी। थोड़ी सी भी आशा होती, थोड़ा सा भी लगता, हाँ यार देश की जनता फिर से फुलहार करेगी, तो ऐसा नहीं करते। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। मान्य सदस्य प्लीज, मैंने सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया था। जब सदन के नेता बोल रहे हैं ये अपर्यादित आचरण आपका ठीक नहीं है, ये सदन की गरिमा नहीं है। जो लोकतंत्र की प्रक्रिया से हमें रोक नहीं पा रहे हैं, वो यहां
अनुशासनहीनता करके हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी विफलता मिलेगी, इसमें भी विफलता मिलेगी। लेकिन तमाम विपक्ष जो है वो यही सवाल खड़ा कर रहा है कि प्रधानमंत्री ने इस मौके को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर ही बोलने के लिए क्यों इस्तेमाल किया। जवाब तो वो दे रहे थे राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, लेकिन कांग्रेस पर ही बोलते रहे। शशि थरूर ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इस लंबे बयान पर लगातार कांग्रेस का ही नाम चढ़ा रहा। देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स के लिए मैं खुद जवाब दे दिया मेरे भाषण में। मैं तो अभी बजट के बारे में बोल रहा था जी। और जो भी उन्होंने बजट के बारे में कहा तो उसके लिए तो मैं जवाब दे दिया। लेकिन बाकी सब मुझे अजीब सा लगा कि जब इतने महत्वपूर्ण बहस में मेरे ख्याल में करीब 60 सांसद ने तो भाषण दिए थे और उनका पूरा जवाब सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ था। काफी अजीब सा लगा। लेकिन हम जब आप तो देश को 8 साल से चला रहे हैं तो कोई जिम्मेदारी आपके भी होगी ना। तो ये सब सारी जिम्मेदारी, सारे कर्तव्य, जैसे उन्होंने कहा कि हमने नेहरू जी के सिर पे और कांग्रेस पार्टी के सांसदों के सिर पे लगाया, मुझे तो ये सर काफी आश्चर्यजनक लगा। तो ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं कह रही है, ये तृणमूल कांग्रेस ने भी शिकायत की है कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पे बोलते रहे। 2 घंटे के भाषण में 1.5 घंटे कांग्रेस पर हमला करते निकाल दिए। राष्ट्रपति का भाषण क्या किया उन्होंने? राष्ट्रपति का नाम शायद एक ही बार लिया या 2 बार, बाकी तो कांग्रेस का ही नाम लिया। कांग्रेस को गाली देना, नेहरू जी क्या किया, गांधी जी क्या किया, वो बात। लेकिन राष्ट्रपति भाषण में जो देश का हाल है, कितना नौकरी दिया, क्या स्टेटस है देश का, वो नहीं बता के ज़्यादा 2 घंटे का, ऑलमोस्ट 2 घंटे का स्पीच, उसमें तो मुझे लगता है 1.5 घंटा सिर्फ कांग्रेस का बुराई करना ही काफी। और अब बात करते हैं कोविड की। हम सब जानते हैं कि कोविड की दूसरी लहर बहुत भयावह थी। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है, बहुत सारी जानें गई हैं और तमाम राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना घातक रहा। और उस समय ये बात भी सामने आई थी कि बहुत ज़्यादा मौतों की वजह से लाशें गंगा नदी में बहाई जा रही हैं। तैरते हुए शवों को लोगों ने देखा, लेकिन सरकार ने संसद में लिखित जवाब देकर बताया है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। सरकार को नहीं मालूम कि कितने शव गंगा में बहे। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा में तैरती ये लाशें मीडिया में सबने देखी, लेकिन सरकार को अब तक नहीं मालूम कि ऐसी कितनी लाशें वहां डाली गईं। सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन के एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा को बताया, कोविड-19 से जुड़े शवों को गंगा में बहाए जाने को लेकर कोई जानकारी नहीं है। यूपी बिहार के कुछ जिलों में गंगा में अनजान शवों के बहने की बात मीडिया में आई थी। जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य सरकारों से इस पर रिपोर्ट मांगी थी। तृणमूल कांग्रेस ने जल शक्ति राज्य मंत्री पर संसद में गलत तथ्य रखने का आरोप लगाया है। ये सरकार झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, सारा दुनिया की मैगजीनों में, मीडिया में उसका तस्वीरें छपा गया कि कैसे कोविड रिलेटेड डेड बॉडीज को नदी में फेंका जा रहा है, कितने लाशें फेंका गया था, उसका तो हिसाब है सरकार को। मंत्री जी ने जो बोला है ये लोकतंत्र के खिलाफ है, संसद का अपमान है। इससे ज्यादा अशोभनीय, असंवेदनशील कोई जवाब नहीं हो सकता। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने एनडीटीवी से कहा, सरकार बार बार संसद में आंकड़े छुपा रही है। पिछले ही सत्र में केसी वेणुगोपाल ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा था कि सरकार के पास जानकारी नहीं है। इस मामले में केसी वेणुगोपाल राज्यसभा चेयरमैन को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे चुके हैं। आप मालूम है ऑक्सीजन डेथ का इश्यू लास्ट सेशन में हुआ था, उस समय सेम आंसर हैव बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट, देयर इज नो स्टार्ट। कोरोना संकट के दौरान जो सबने देखा, क्या वो सरकार को नजर नहीं आया? क्या सरकार को इस बात की जरूरत महसूस नहीं हुई कि गंगा में डाले गए शवों के बारे में जरूरी जानकारी हासिल की जाए? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हाल ही में चिंता जाहिर की थी कि देश भर में निजी अस्पतालों के पास अनुमानित 50 लाख कोविशील्ड खुराक का एक बड़ा हिस्सा बर्बादी की कगार पर है, जिसे सरकार ने एक तरह से खारिज किया था। अब महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग का ही एक आंकड़ा बताता है कि राज्य में निजी अस्पतालों के पास करीब 52 लाख कोविशील्ड के डोज पड़े हुए हैं। आईएमए के मुताबिक इनमें ज्यादातर अब एक्सपायरी के बेहद करीब हैं। ये दो तस्वीरें हैं, एक निजी वैक्सीनेशन सेंटर, दूसरा सरकारी टीकाकरण केंद्र। बीएमसी सेंटर में फिर भी गिने चुने लोग टीका लगवाने पहुंच रहे हैं, लेकिन निजी सेंटर में सन्नाटा पसरा है। लास्ट 1 महीने से हमारा अचीवमेंट जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो गई है। पहले जो 1500 से 2000 हमारा एवरेज था, आज वो हमारा एवरेज अराउंड 300 से 500 तक है। और एज ग्रुप ये है कि यंग एज या तो सेकंड डोज के लिए लोग ज्यादा आ रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में कोविशील्ड के 41 वायल्स और कोवैक्सिन के 28 वायल्स बचे हुए हैं, और जो नंबर्स टर्न अप हो रहे हैं पेशेंट्स के, वो काफ़ी कम मात्रा में आ रहे हैं। तो इसकी वजह से जो स्टॉक अनयूटिलाइज्ड होने के जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी उसका एक्सपायरी भी नज़दीक है, स्टॉक का जो है एक्सपायरी भी नज़दीक है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग का यह आंकड़ा बताता है कि महाराष्ट्र के निजी अस्पतालों में कोविड वैक्सीन के 59,25,323 डोज स्टॉक में पड़े हैं। इनमें सबसे अधिक 52 लाख कोविशील्ड वैक्सीन के हैं। सबसे ऊपर पुणे के निजी अस्पताल हैं, जहां 19,96,234 कोविशील्ड डोज स्टॉक में हैं। दूसरे नंबर पर है मुंबई शहर, जहां कोविशील्ड के 17,95,211 डोजेस स्टॉक में हैं। राज्य के पास फिलहाल 7,05,475 कोवैक्सीन तो 3,824 स्पुतनिक के डोज भी मौजूद हैं। इस डेटा में टीकों की एक्सपायरी डेट का उल्लेख तो नहीं, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि इनमें से ज्यादातर फरवरी अंत या मार्च की शुरुआत में एक्सपायर हो रहे हैं। फरवरी एंड या मार्च में जल्दी से जल्दी अभी एक्सपायर होने वाला है। अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट की है और सीरम को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि इनके लिए एक अच्छा कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाए। पिछले 6 महीने से ये देखा गया कि महाराष्ट्र सरकार ने काफी जगह पर उनके वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ा दिए, जहां पर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मिल रहा था। तभी लोगों का, इवन मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग भी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वैक्सीन लेने से बदले वो सरकारी अस्पताल से लेना ज्यादा पसंद करते गए। सीरम इंस्टीट्यूट के पास वो वापस करने को बोला, लेकिन कंपनी ने ये बात बताई कि उनके जो एग्रीमेंट था उसमें गुड्स वंस सोल्ड कैन नॉट बी परचेज बैक, ये बात बताई। निजी सेंटरों का कहना है कि जिस तरह से स्टॉक में पड़ी किसी दवा की एक्सपायरी नजदीक हो तो डिस्ट्रीब्यूटर्स वापस ले लेते हैं, वैसे ही कोविड वैक्सीन को वापस लौटाने की भी व्यवस्था बननी चाहिए। महाराष्ट्र में फिलहाल कुल 15 करोड़ लोगों को टीका लगा है। राज्य में वैक्सीन के लिए योग्य 15 से 17 साल की उम्र के फिलहाल 54% बच्चे ही पहली डोज ले पाए हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।